अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर के मुतालिक है। इससे पहले भी हम कैपेसिटर के बारे में बेसिक चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, 5 मार्क्स में आपसे वो पेपर में पूछ सकता है। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हर साइंटिस्ट की ये कोशिश रहती है कि चीज़ों के बारे में मैथमेटिकल रिलेशंस बनाने चाहिए। इसी तरह जब हमने कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि जो C है वो डिपेंड करती है मीडियम की नेचर पर और जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसकी ज्योमेट्री पे, और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अब हम उसी बात को जो है यहाँ पे मैथमेटिकली उस रिलेशन को ड्राइव करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, इसकी कैपेसिटेंस आखिर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किस तरह हम इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं या किस तरह कम कर सकते हैं। तो डिफाइन तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करना है। वो चार्ज जिसकी मदद से हम प्लेट्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से इंक्रीज कर पाएं, वो वाला चार्ज जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए चाहिए, उस कैपेसिटर की वो कैपेसिटेंस कहलाता है। लेकिन किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कम है, तो आखिर क्या ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाती है? तो वो चीज़ बेटा आज हम लोगों ने डिराइव करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, वही हमारे सिलेबस में है। इसके बारे में हमने रिलेशन निकालना है C के लिए यानी कैपेसिटेंस के लिए। तो वही बातें आपने क्या करना है, 2 पैरेलल प्लेट्स ले लेनी है। पहला पॉइंट, हर प्लेट का एरिया कितना है A, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है सेम, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस क्या है, दरमियान में जो होता है उन प्लेट्स के वो बेटा कितना है D डिस्टेंस है। और बेटा दोनों प्लेट्स जो है वो पास पास रखी जाती हैं। इससे ये होता है कि दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म रहती है। अगर हम प्लेट्स को दूर ले जाएंगे तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो आसान नहीं रहेगी, उसके लिए कैलकुलेशन हमारे लिए टफ हो जाएगी। सो हम यहाँ पे जो इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने पहले भी बताए हुए हैं। ये रिलेशन बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q ओवर V, और यहाँ मैंने इस रिलेशन को लिख लिया, ये है A। इसे हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। इसी में हम Q की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे अपना प्रीवियस एलम इस्तेमाल करके, और पता चल जाएगा C आखिर किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे बेटा मैंने इसकी डायग्राम बना दी, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट। यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट, या इस प्लेट का पोटेंशियल इसकी निस्बत कितना ज़्यादा है 10, या इन प्लेट्स के जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं 10। आपको पता है स्टार्ट में 0 होता है, बैटरी लगाने से इस पर चार्ज जमा होता जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा, और बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का ऐड होना बंद हो जाएगा। बात समझ गए? तो हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं सारी, और यहाँ पे इस डायग्राम को भी देख लें। ये दोनों प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। बेटा यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो इस पर शो हो जाएंगे कितने हैं। ये बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की है, कैपेसिटर पर वोल्टेज कितने हैं 10, वोल्ट मीटर पर भी कितने शो हो रहे हैं 10, लेकिन ये स्विच को हमने क्लोज किया हुआ है। क्लियर? अब मेरा बेटा कुछ पुराना इल्म आप लोगों को याद करवाना चाहता हूं। आप लोगों ने पैरेलल प्लेट्स के लिए जो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, गाजल आके थर्ड एप्लीकेशन जो आप लोगों ने पढ़ी थी उसमें हमने E की कैलकुलेशन की है। मेरा बेटा वो E कितनी थी मुझे बताइए, आपको याद होना चाहिए। 2 प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बेटा होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। याद है? ये एक रिलेशन है। दूसरा मेरा बेटा आपने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो है E का, वो बराबर है E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर क्या है बेटा डेल्टा R। ठीक है? ये रिलेशन आपको पता है 2 प्लेट्स के लिए था। ये एक प्लेट होनी चाहिए पॉजिटिव और दूसरी प्लेट कौन सी होनी चाहिए नेगेटिव। 2 प्लेट्स के दरमियान क्या होती है मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और बेटा 2 प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक रिलेशन ये था, और मेरे बेटा दूसरा उसका रिलेशन ये वाला था। इसको हमने इक्वेशन B का नाम दे देना है और इसको आप इक्वेशन C का नाम दे दें। ठीक है? ये इक्वेशन है। ये यहाँ पर जो प्लेट्स हैं दरमियानी फासला डेल्टा R है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, और ये जो सिग्मा है ये इनकी चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये रिलेशन आप लोगों ने पहले भी स्टडी किए हुए हैं। अब एक और चीज़ सीखिए, आप लोगों को पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बेटा, ये भी हम गाजल लॉ में पढ़ गए हैं, ये बराबर होता है चार्ज ऑन 1 प्लेट पर यूनिट क्या होता है एरिया। मेरे बेटा इससे क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ Q बराबर आ जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई पे क्या आ जाएगा एरिया। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है? जो जो इक्वेशन यूज नहीं मैं लिख रहा हूँ इसको नाम दे दें आप D इक्वेशन। ठीक है? इसके बाद ये इक्वेशन को देखिए जरा,
ये बराबर है E इज इक्वल टू डेल्टा वी और क्या है डेल्टा आर। आप क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ जो दो प्लेट्स हमने ली हैं इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा वी। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बेटा, दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है V, और दो प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है यहाँ पे वो कितना है D। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V बराबर आ जाएगा बेटा E इंटू क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन डेवलप होगी। ये देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली हमने ये दो इक्वेशन पहले E के बारे में स्टडी की है और हमने एक तीसरी इक्वेशन जो है वो गॉस लॉ में स्टडी की थी। तो बेटा इस इक्वेशन से मैंने चार्ज की वैल्यू निकाली, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था इसे मैंने ये ED निकाला, इसको आप E का नाम दे दें, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन कितनी बन गई, A, B, C, D और E। ये 5 इक्वेशंस आपने लिख ली। इन्हीं बेटा इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। इनको अच्छी तरह से आपने नोट डाउन कर लेना है। अब जरा अपनी इक्वेशन A लिखिए। आपकी इक्वेशन A क्या है, यहाँ पे A इम्प्लाइज दैट, देखिए जरा क्या है, C इज इक्वल टू Q यानी चार्ज ऑन वन प्लेट डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये इक्वेशन A है, मैंने दोबारा यहाँ पे इसको लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने दो चीज़ों की वैल्यू पुट करनी है। कौन सी दो चीज़ें, मेरा बेटा एक चार्ज है एक V है। तो देखें 5 इक्वेशनों में से चार्ज की और V की इक्वेशन कौन सी है, 5 इक्वेशन में से। तो ये इक्वेशन है बेटा चार्ज की और ये इक्वेशन है V की। इन इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें किस में, A में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट, किसको पुट करना है, इक्वेशन D को, और किसको, इक्वेशन E को किस में पुट करना है, इक्वेशन A में पुट करना है, ठीक है। जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, ठीक है। देखते हैं पुट करने के बाद, ये इक्वेशन A, ये मेरा बेटा C यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, Q किसके इक्वल है, देखिए सिग्मा A। तो Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू A। और इसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे कौन है, V किसके इक्वल है, E इंटू डी। यहाँ पे क्या आ गया, E इंटू डी। तो बेटा ये एक नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम रख दें ABCDE, इसका नाम रख दें इक्वेशन F। तो हमने ये एक नई इक्वेशन बना ली, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन F का इसको मैंने नाम दे दिया। आपके पास ये इक्वेशन है, इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, इस इक्वेशन का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अब यहाँ से E की वैल्यू पुट करें इसमें, ये जो E की वैल्यू है ना ये इसमें पुट करनी है, बात समझिए। पुट करने के बाद देखते हैं जी क्या मिलता है हमें। पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, ओवर क्या आ जाएगा, E की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा D, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसमें ये सिग्मा सिग्मा से कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1, ठीक है। यहाँ भी 1 आ गया। तो C आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, C आ जाएगा A, ओवर में क्या आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा D। तो यहाँ से बेटा C बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओवर में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने जो मीडियम यूज़ किया था, बताइए दो प्लेट्स के दरमियान क्या था, फ्री स्पेस। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस है उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस, या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ वैक्यूम। तो मैंने यहाँ पे V लिख दिया। तो आपको ये फार्मूला याद रख लेना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इस इक्वेशन का नाम G इक्वेशन रख लें। यही बेटा आज हमने कैलकुलेट करना था। इसके बाद फर्दर भी एक दो चीज़ें हैं वो देखते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके एरिया पर और किस पर, डिस्टेंस पे। जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर है उसकी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा अब हमने जो कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला है ये उस कैपेसिटर के लिए है जिसमें फ्री स्पेस को हमने एज अ मीडियम यूज़ किया है, यानी दरमियान में कोई भी मीडियम हमने नहीं रखा। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इन्हीं प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी कोई इंसुलेटर मीडियम रख दिया जाए तो देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो बैटरी थी हमारे पास ये कितने वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की। इसको चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट जब होता है यहाँ पर
ये बैटरी कितनी थी 10 वोल्ट की। आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये वोल्ट मीटर लगाया है 10 वोल्ट जो कैपेसिटर के दिखाएगा। जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो बेटा चार्ज का आना बंद हो जाएगा। ये फर्दर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहेगा कि आ जाओ उधर ले जाऊं आपको, लेकिन इसका पोटेंशियल बराबर है। मैंने आपको बताया जब दोनों तरफ एक जैसी ताकत हो तो वो चीज़ जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, वहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव फर्दर इधर नहीं जा रहा क्योंकि जितना पोटेंशियल ये है उतना ही पोटेंशियल किसका है, बैटरी का है। फर्दर चार्ज इधर नहीं जा सकता। बात समझ गए। इसके बाद हमने बोला इसका पोटेंशियल भी कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। बैटरी का भी कितना है 10, मजीद चार्ज इधर नहीं आ सकता, चार्जिंग का अमल रुक गया। फिर मैंने स्विच किया ऑफ। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता है 10 है, ये यहाँ पे रहेगा, चार्ज स्टोर हो चुका है। अब बेटा मैंने यहाँ से फ्री स्पेस को ख़त्म किया, बल्कि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसके दरमियान मैंने क्या चीज़ भर दी मुझे बताओ। दो प्लेट्स के दरमियान जब मैंने बेटा इनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा, ये देखिए स्विच ऑफ कर दिया मैंने। आपको पता चार्ज होना रुक गया था, मैंने स्विच भी ऑफ कर दिया। मैंने कहा चार्ज तो हो ही चुका है कैपेसिटर। अब मैंने जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर फिट किया तो मैंने क्या देखा कि ये जो वोल्ट मीटर था, मीडियम रखने से पहले कितना पोटेंशियल था प्लेट्स के दरमियान, इस प्लेट का कितना पोटेंशियल था इसके हिसाब से 10 वोल्ट। जब बेटा मीडियम इसके अंदर इंसर्ट किया गया, मीडियम इसके अंदर डाला गया, तो बेटा मैंने देखा कि ये वाला वोल्ट मीटर है, इसका पोटेंशियल जो था वो 10 था, 10 से कम हो गया। आप कितना भी लगा लें, 10 से कम होके ये पोटेंशियल आ गया 7 वोल्ट पर। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था। मीडियम ऐड करते सारी उसके पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीज आ जाता है। तो आप देखते हैं कि इसका जब मीडियम डालने से डिक्रीज आता है, तो मुझे बताइए जब ये इस तरह पोटेंशियल का डिक्रीज आएगा तो अगर मैं दोबारा इस बैटरी को कनेक्ट करूं ऐसे करके, क्या मजीद चार्ज इसके अंदर जाएगा? यस, पहले इसके अंदर चार्ज जाना बंद हो गया था क्योंकि इसका पोटेंशियल 10 था, इसका पोटेंशियल भी कितना था 10, मजीद चार्ज उसके अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन यूं ही मीडियम डाला, मीडियम डालने से मैंने देखा इसका पोटेंशियल 10 से कम होके कितना रह गया बेटा 7 रह गया। तो जब इसका पोटेंशियल कम हो चुका है तो इसका मतलब दोबारा अगर बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी का कितना है, बैटरी का तो 10 है, लेकिन मीडियम की वजह से इसका कितना हो गया 7। तो ये कितना है 7, ये कितना है 10। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको ये पहले मिन्नतें कर रहा था कि आ जाओ इधर ले जाऊं, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन असूल के मुताबिक जाएगा या नहीं? तो आंसर है ये पोटेंशियल कितना है 10, ये कितना है 7। तो ये पॉजिटिव चार्जेस कहेंगे हमारे पास रहने दो। ये बैटरी से पूछेगी तेरा पोटेंशियल कितना है, ये बोलेगा मेरा पोटेंशियल है 7। क्लियर? ये कितना बोलेगा 7, ये बोलेगा मेरा कितना है 10, मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ पे ले आता है। तो फिर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया, इस पे नेगेटिव और आ गया, इसका पोटेंशियल 9 हो गया। फिर हमने देखा एक और चार्ज खींचा, इस पे मजीद पॉजिटिव, इस पे मजीद नेगेटिव। तो आपने बेटा क्या देखा, मीडियम के ऐड करने से जो वहाँ पे प्लेट्स का पोटेंशियल है वो डाउन हो जाता है और बैटरी का पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है। वो मज़ीद चार्जेस को खींच के यहाँ पे लाता है, मज़ीद इसके अंदर चार्ज को हम स्टोर कर पाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो आपने देखा मीडियम ऐड करने से वो काम जो रुक गया था फिर से चालू हो गया। तो हमने बोला मीडियम के ऐड करने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब मेरा बेटा हमने ये फ्री स्पेस के लिए सारी कैलकुलेशन की थी, अब हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? तो आंसर है अब हम कैलकुलेशन करेंगे मीडियम के लिए। तो बेटा सारा फार्मूलास अगेन यही इस्तेमाल होने हैं, बस एक छोटे से फार्मूले में चेंजिंग करना पड़ेगी। आपको पता है अगर प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, अगर प्लेट्स के दरमियान मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बेटा फिर ये हो जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर को हमने पहले भी पढ़ा है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका क्या नाम है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी का नाम भी देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये शायद स्पेलिंग सही होने हैं तकरीबन। तो ये ER के यानी एप्सिलॉन R के 3 नाम है। एक इसका और नाम भी है, शायद इंडक्टिव कोएफिशिएंट है। तो आपको पता है जब यहाँ पे एप्सिलॉन R आ जाएगा तो फिर जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R, जो वैल्यू यहाँ पे पुट की थी यहाँ एप्सिलॉन R आ जाएगा, यहाँ भी एप्सिलॉन R आ जाएगा, तो यहाँ भी एप्सिलॉन R आ जाएगा। तो अब बेटा जो कैपेसिटेंस है जब दरमियान में मीडियम रखा जाता है उसका फार्मूला बनता है A एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो जो फ्री स्पेस वाला फार्मूला था यानी वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस थी वो थी A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या था D। तो ये इक्वेशन बन गई F और इस इक्वेशन को बेटा क्या कह दें, M। तो आप देख लें कैपेसिटेंस किसकी ज़्यादा है, मीडियम जब रखेंगे तब ज़्यादा है या जब फ्री स्पेस यानी वैक्यूम होगा। तो आंसर है इसमें भी एरिया वही, इसमें भी एरिया वही, इसमें भी डिस्टेंस वही, इसमें भी डिस्टेंस वही, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट। ये सारा फैक्टर इसमें है, ये सारा फैक्टर इसमें भी है, लेकिन मीडियम में ये चीज़ एक एक्स्ट्रा आ गई है। तो आपको पता है ER की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है या 1 के इक्वल होती है। अगर फ्री स्पेस हो तो ER की वैल्यू 1 होती है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होगी, लेकिन फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस रकम के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी तो बेटा इसका आंसर जो है बड़ा आएगा। इसमें सिर्फ ये आ रही है, इसमें ये है, साथ मल्टीप्लिकेशन में ये है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बेटा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये बेटा आपको दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। अब मुझे बताओ जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आंसर है जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है उन्हीं चीज़ों पे जो मास्टर साहब ने पहले लेक्चर में बताई थी। कौन सी चीज़ें हैं मेरे बेटा, देख के बताओ ज़रा। ये प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड करती है, ठीक है। एरिया के अलावा मेरे बेटा और किस पर डिपेंड करती है, आंसर है मीडियम की नेचर पर। जिस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा वैल्यू रखेगा वो मीडियम की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। आपको सारा टेबल जो है पहले चैप्टर में सिखाया गया है कि किस मटेरियल की कितनी कितनी रिलेटिव परमिटिविटी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। तो प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पे, और प्लेट्स के दरमियान मेरा बेटा जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। एरिया के साथ ये जो है वो C बढ़ती है एरिया के बढ़ने से, C बढ़ती है एप्सिलॉन R के बढ़ने से, C बढ़ती है डिस्टेंस के कम होने से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज़ें मेरे बेटा आपको याद रखनी है। बेटा यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए मीडियम के आने से क्या होता है, अगर हम मीडियम लाते हैं तो याद रख लो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आता है तो फिर बेटा मीडियम आने से दो चार्ज के दरमियान फोर्स कम हो जाती है। अगर एक चार्ज के पास हम मीडियम रखते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम मीडियम रखते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। अगर हम एक चार्ज के इर्द गिर्द मीडियम रखते हैं तो उस चार्ज का पोटेंशियल कम हो जाता है। अगर हम एक चार्ज के गिर्द मीडियम रखते हैं तो मीडियम के रखने से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, यानी मीडियम आने से फोर्स भी कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है, दो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है, पोटेंशियल भी कम होता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन आपको बता दिया कि मीडियम के आने से कौन कौन बढ़ता है, कौन कौन कम होता है। सारे फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं, आप लोग उनसे चेक कर सकते हैं कि मीडियम के आने से कौन इन्वर्सली है, कौन डायरेक्टली है। अब बेटा लास्ट पे आपको एक डेफिनेशन बनाना है। वो डेफिनेशन देखिए कैसे बनानी है हमने, कि हमारे पास यहाँ पे जो दो फार्मूलाज हैं कैपेसिटेंस के, ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ मीडियम, ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ वैक्यूम। तो हम यहाँ पे बेटा इन दोनों को आपस में डिवाइड करने जा रहे हैं।
तो मैंने डिवाइड किया C मीडियम डिवाइडेड बाय क्या है C वैक्यूम। जब डिवाइड किया तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे में कौन है D है। यहाँ पे क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर क्या है D है। तो ये सारी रकम इससे कट जाएगी, यहाँ पे क्या बच गया एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा एप्सिलॉन नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर है C मीडियम डिवाइडेड बाय क्या है C वैक्यूम। तो आप इसको एक नए अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने पहले चैप्टर में भी डिफाइन किया था स्टार्ट में, ये भी वैसे पहले चैप्टर है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज दिस इज द रेशो between capacitance of a capacitor when there is a dielectric medium to capacitance of a capacitor when there is a free space या when there is a vacuum। अब अगला सवाल है इसका यूनिट क्या होगा। तो बेटा ये भी कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट क्या है फैरड, इसका यूनिट भी क्या है फैरड। तो फैरड फैरड से कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब अगला सवाल ER की वैल्यू कितनी होगी। बेटा ER की वैल्यू 1 होती है किसके लिए वैक्यूम के लिए, याद रहेगा। लेकिन अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी फॉर एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इसका पूरा टेबल आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं बेटा कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दी जाए, हाउ मच ऑप्शंस यू हैव, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। उनका एरिया प्लेट्स का बड़ा रखिए, प्लेट्स का दरमियानी फासला कम रखिए और वहाँ पे ऐसा मीडियम पुट कीजिए जिस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो। इस तरह आप बड़ी कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको इसका पता चल गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बेटा ये आपने जो कैपेसिटर को चार्ज करना है ये आपकी मर्ज़ी नहीं है कि जितने मर्जी वोल्ट वाली बैटरी लगा दें। आप जो सोचें जी मैं 100 वोल्ट वाली बैटरी लगा दूंगा तो 100 वोल्ट वहाँ डेवलप हो जाएगा, 500 वोल्ट वाली लगा दी तो 500 वोल्ट डेवलप हो जाएगा। बेटा एक बात याद रखिए कि अगर आप लोग कैपेसिटर के लिए बड़ी बैटरी यानी हाई वोल्टेज वाली बैटरी का इस्तेमाल करेंगे उससे एक नुकसान हो सकता है। क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये बेटा मीडियम होता है, ये वाला दरमियान में, ये बेटा क्या है, ये बेटा इंसुलेटर होता है, आपको पता है इंसुलेटर है। ठीक है, ये प्लेट और ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, इनके दरमियान जो मीडियम है ये क्या है इंसुलेटर, यहाँ से चार्जेस फ्लो करके नहीं जा सकता। क्लियर। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल बैटरी 500 वोल्ट की है, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, तो इन प्लेट्स पर भी कितने वोल्टेज डेवलप हो गए 500। मेरा पुत्र जब 500 वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये देखो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरा पुत्र इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसके एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच देगी। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन खींच दिया जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है बेटा आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है आयोनाइज। तो जब ये मीडियम आयोनाइज हो जाएगा तो समझ लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो बेटा इनके दरमियान क्या बहने लगा, इनके दरमियान जो करंट है वो फ्लो करने लगा। तो बेटा इस तरह अगर आप इतने हाई वोल्टेज लगा दें कि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए कि ये मीडियम आयोनाइज हो जाए, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए जो इससे ऐसे चलने लगेंगे तो इनके दरमियान करंट फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाना या मीडियम का जो है वो आयोनाइज हो जाना। इस तरह बेटा वो कैपेसिटर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगा। मैंने कहा था दरमियान में जो मीडियम है वो जो है आयोनाइज नहीं होना चाहिए, दरमियान में करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो आपको इतने वोल्टेज अप्लाई करने चाहिए कि दरमियान का मीडियम आयोनाइज ना, ये ना हो कि उनके दरमियान करंट फ्लो करने लग जाए जिससे फिर बेटा ये सारा चार्ज जो यहाँ पे पॉजिटिव था नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप इसके ऊपर चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएंगे और
ये भी हो सकता है कि आपका कैपेसिटर फट जाए, एक धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा यहाँ हीट पैदा होगी, हीट से फिर ये फट भी सकता है। आपको जो कैपेसिटर यहाँ पे लगाना होता है वोल्टेज इतने नहीं सप्लाई करने के यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, यानी एटम्स आयोनाइज हो जाए। हर मटेरियल की अपनी अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। कई ऐसे मीडियम होते हैं जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज बर्दाश्त कर लेते हैं, कई ऐसे मीडियम होते हैं जो थोड़े से वोल्टेज बर्दाश्त करते हैं। तो जो भी कंपनी डेवलप करती है कैपेसिटर, उस पर लिखा होता है कि ये कैपेसिटर 30 वोल्ट का है, इसका मतलब 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी इसको नहीं लगानी। अगर तुमने 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी लगा दी तो ये मटीरियल क्या हो जाएगा, आयोनाइज। मटीरियल आयोनाइज हो जाएगा तो ये फट जाएगा, इसके ऊपर आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह मार्केट में डिफरेंट वोल्टेज वाले कैपेसिटर अवेलेबल हैं। बात समझ गए। अगर आप ज़्यादा वोल्टेज वाला कैपेसिटर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त कर पाए, तो फिर आपको ऐसा मीडियम यूज़ करना चाहिए जो आसानी से आयोनाइज ना हो। जब भी मार्केट से कैपेसिटर खरीदें जो उसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है उससे ज़्यादा वोल्टेज को अप्लाई ना करें, अदरवाइज आपका मटेरियल आयोनाइज हो जाएगा और जितना चार्ज प्लेट्स पर है वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बात बताई आयोनाइज होने वाली, ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ये एज ए इंफॉर्मेशनल है। समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ना भी समझ आए तो नो प्रॉब्लम, ये वैसे BSc लेवल की चीज़ें हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।